एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। इस सेगमेंट में हम जायज़ा लेंगे कि खारजा पॉलिसी के फ्रंट पे जो साल गुजर गया उसमें पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, और जो नया साल है उसमें पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या मौक़े हैं। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। खारजा पॉलिसी पे जो साल गुजर गया, हमने उसमें खोया ज़्यादा है या पाया ज़्यादा है? मेरे ख्याल में इवन रहा बैलेंस। कुछ हालात हमारे हाथ में नहीं थे लेकिन वो हमारे हक़ में गए हैं। एक तो ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का इनखला से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका मिल गया कि एक रीजनल पॉलिसी बना सकें और माजी की गलती ना दोहराएं। ख़ास तौर पे हमने जल्दी में उनको तस्लीम नहीं किया, हमने ख़ुद अपनी कोशिश नहीं की कि हम अकेले करेंगे जो माजी में हम करते रहे। हमने चीन, रूस, ईरान और वस्ती एशिया की रियासत से मिल के कोशिश की स्ट्रेटजी बनाने की, और साथ साथ अमेरिका को भी इंगेज रखा। तो अफ़गानिस्तान पर मैं मजमूई तौर पर मुतमिन हूँ, मैं समझता हूँ। दूसरा ये भी था कि थोड़ी सी जुर्रत का भी मुजाहरा कर दिया जब अमेरिका ने हमें एक साल घास नहीं डाला, फिर उन्होंने इशारा किया कि आप आएँ, और उनका ख्याल था कि हम चुटकी मारेंगे और पाकिस्तान भागा जाएगा वाशिंगटन समिट में जो नाम नेहाद जमहूरियत के नाम से थी। तो हमने उसमें आखिरी वक्त इनकार कर दिया, जो मेरे ख्याल में सही फ़ैसला था, क्योंकि उसका ताल्लुक जमहूरियत से नहीं था, उसका ताल्लुक, और अगर मोदी जैसे डेमोक्रेट्स उसमें होंगे तो जमहूरियत क्या, बेसिकली चीन और रूस के ख़िलाफ़ एक नया फ्रंट खोलना था, वो भी सही फ़ैसला था। तीसरा ये है कि CPEC रिवाइव हो गया है, और वो भी मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त है। पहले शुरू में कुछ ये नादान दोस्तों ने और इमेच्योर इररिस्पॉन्सिबल वज़रा ने जो बयानात दिए थे, गलत बयानात और इल्ज़ामात भी लगाए थे करप्शन के, वो सब गलत साबित हुए, और उसमें मेरे ख्याल में हुकूमत ने तलाफ़ी भी की, तौबा भी की, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि चीन के बगैर तो आपका गुजारा नहीं, तो वो भी बहाल हो गया। और एक आखिरी में इन्होंने मेरे ख्याल में सही फ़ैसला किया, ये कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से एक जो शुरू मियाँ साहब ने शुरू काम किया था 2014 में नेशनल सिक्योरिटी का, नेशनल एक्शन प्लान का, उसको एक जामे शख्सियत, एक शक्ल भी दे दी, और उसमें यह भी फोकस कर लिया कि अब सिर्फ फ़ौज की बुनियाद पर अब कौमी सलामती नहीं बन सकती, उसमें इक़्तिसादियात, पॉपुलेशन, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, वाटर, फूड, ये इश्यूज़ आएंगे। आप लोगों से शेयर किए वो कौमी सलामती पॉलिसी? नहीं, अभी तक तो कोई शेयर नहीं हुई। हाँ। मैं मीटिंग बुला रहा हूँ। तो आप उनकी जो ये खसूसियात बता रहे हैं तो सिर्फ उनके क्लेम की बुनियाद पे बता रहे हैं, खुद तो नहीं देखे? उसमें मेरा आप मुशाहिदा कह लें कि कोई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जो हालात है, जो बातें हम करते रहे, मेरे जैसे बंदे भी कई साल से कह रहे थे कि हम रीडिफाइन करें, मेहनत बहुत की है। हाँ, और उसमें समझता हूँ मोहित यूसुफ में उसमें अच्छी मेहनत कर रहा है, और वो एक नई जान डाल दी है, नई आइडियाज़ भी दिए हैं। एक जंग लगा हुआ था जो ब्यूरोक्रेसी में है, उसमें फ्रेशनेस आई है। और इस्लामाबाद डायलॉग भी बुलाया पहले, फिर मरगला डायलॉग भी किया। तो ये ज़रूर नवाज शरीफ साहब के दौर में आप बुनियाद जिन लोगों ने डाली थी, तो उसमें सादिक साहब आप जैसे लोग, जी, तो उससे भी हम तवक्को रख सकते हैं कि बुनियाद जब अच्छी डली है वो बिल्कुल, और उसको बिल्ड किया उन्होंने। ठीक, और सही मेरे ख्याल में सिमत में उसमें जा रहे हैं। इंडियन फ्रंट पे मैं समझता हूँ इंडियन और फ्रंट पे हमारे स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। हम समझते हैं कि हम मोदी से पहले हमने ट्वीट भी किया कि हम दुआ की कि मोदी वापस आ जाए, आपको याद है। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी ट्वीट किया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होना चाहिए। तो मोदी और कश्मीर के बारे में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं रही। हमारी तवक्को रही कि शायद आसरे में रहे कि मोदी शायद हमसे गुफ्तगू करेगा, मोदी से हमको डील कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रहा है मोदी, जो एक बहुत नेगेटिव है हिंदुस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और खित्ते के लिए भी। लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी का जो कोर एलिमेंट है वो तो इंडिया और कश्मीर है। अगर उधर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है तो फिर तो बहुत खसारे। और एक और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है अमेरिका के बारे में भी, कि हमारा बेसिकली तो वैसे भी पाकिस्तानी सिस्टम का फर्स्ट लव तो अमेरिका ही रहा है ना शुरू से। तो हम ख्याल करते हैं कि अब नजर करम पड़ेगी, शायद हमें ज़रूरत पड़ जाए, और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि दुनिया तब्दील हो चुकी है, खित्ते के हक़ाइक़ तब्दील हो गए हैं और अमेरिका भी तब्दील हो गया है। अमेरिका ने 2 स्ट्रेटेजिक फ़ैसले किए हैं। एक ये कि इस खित्ते में उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन हलीफ हिंदुस्तान है। दूसरा फ़ैसला उन्होंने किया है कि हमारा बदतरीन हरीफ चीन है।
अब इन फैसलों के बाद आप देख लें कि आपके पास क्या गुंजाइश है, आप रिलेशनशिप अच्छे रखें अमेरिका से, मैनेज करें, लेकिन वो तवक्को ना रखें कि वो हम भी ये पड़े हैं राहों में और जो माजी में एक वो इश्क था या यारी दोस्ती थी या नज़रिया ज़रूरत के तहत आपको बड़ा वो फेवर भी करते थे, अब वो ज़माने चले गए। अच्छा, पहले तो दोनों का इसरार नहीं था। चीन ने तो खैर कभी भी ये इसरार नहीं किया कि भाई हमारे अलावा किसी और से ना रखो, कभी नहीं और ना आगे रखेगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो अमेरिका के अज़ाइम है टूवर्ड्स चाइना, टूवर्ड्स BRI, टूवर्ड्स CPEC, तो शायद ये जो साल शुरू हुआ है, इस साल में हमारी रियासत को ये फैसला करना पड़ जाए कि हम चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है, मैं अभी अमेरिका के होके आया हूँ, एक हफ्ता गुजारा है और अमेरिका में 3-4 साल राउंड वाशिंगटन में ही मैंने कांग्रेस में भी काम किया। वो एक कमज़ोर और तकसीम शुदा अमेरिका है और अमेरिका में एक किस्म की सियासी खाना जंगी हो रही है, पाकिस्तान से बदतरीन, जो कांग्रेस और डेमोक्रेट्स की है, और एक दूसरे पर वो जो है, और कभी इम्कान है कि जो इस अगले साल जो इलेक्शन, इस साल जो इलेक्शन आ रहा है 2022 में मिड टर्म, उसमें रिपब्लिकन्स वापस आ जाएंगे और ट्रंप शायद वापस सदर भी बन सकता है जो हालात जा रहे हैं। तो अमेरिका के पास वो सलाहियत नहीं है कि हम पर रोब डाले या हमें मजबूर करे चूज़ करने की। ये सऊदी अरब और तुर्की, ईरान, इसकी जो हमारी हैंडलिंग रही है पिछले साल में, गुजरे हुए साल में, वो कैसी रही? मेरे ख्याल अच्छी रही है। देखिए ना, अब 2-3 चीज़, लेकिन आम तासुर तो ये है कि जी हमने एक को एक तरीके से नाराज़ किया, दूसरे को दूसरे से नाराज़ किया, और एक तो वो एक दूसरे से नाराज़ थे। हमारी नाराज़गी छोड़ें, पहले सऊदी अरेबिया नाराज़ था ईरान के साथ, फिर तुर्की के साथ, अब उनकी तुर्की से भी सुलह होगी, ईरान से भी सुलह होगी। ठीक, तो जो अच्छी बात हुई है। सो मेरे ख्याल में हमारा कोर इंटरेस्ट कौन से हैं? चीन, तुर्की, सऊदी अरेबिया, उसके बाद आता है ईरान, रूस, वस्ती एशिया और कतर। ये हमारे कोर इंटरेस्ट हैं और हमें जो झांका रहा है या थोड़े से रूस के साथ आगे बढ़ने का नहीं, वो हमें चाहिए, अब बढ़ना चाहिए हमें। वो हमारा एक, मेरे ख्याल में गफलत कह लें, एक मिसिंग डायमेंशन कह लें, एक माजी का खौफ कह लें, रूस, प्रेसिडेंट पुतिन तैयार है आपके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, तो हमें उसमें कोई रुकावट नहीं। अच्छा, अब एक एक की तरफ बढ़ते हैं, तो इंडिया और कश्मीर के फ्रंट पे आपको इस साल में क्या नज़र आता है? स्टेटस क्यू रहेगा, कोई हमारी इंगेजमेंट हो सकती है, या कि टेंशन और तनाव मज़ीद बढ़ सकता है? नहीं, टेंशन नहीं बढ़ेगा, और उसका हम शुक्र अदा करें चीन का। चीन ने जो हिंदुस्तान को दबाव डाला है और 2 मरतबा फेंटी लगाई है, मई 2020 में और जनवरी 2021 में, उसकी वजह से हिंदुस्तान घबराया हुआ है और इसलिए हिंदुस्तान ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ऑफ़र किया सीज़ फायर का। उनका इनिशिएटिव था, क्योंकि 2 फ्रंट पर वो नहीं लड़ सकते, और 2.5 लाख हिंदुस्तान फौज, एक स्ट्राइक कोर भी अब चीन को फेस कर रही है, तो उनको बहुत खौफ है, तो हिंदुस्तान से हमारी टेंशन नहीं बढ़ेगी। ठीक, लेकिन कश्मीर को जिस तरीके से कश्मीर को हड़प किया हुआ है, मैं समझता हूं जो कोई रास्ता निकल सकता है कि हमें दबाव डालना पड़ेगा, हम हाथ पे हाथ डाल के ना बैठे। मोदी से तवक्को खैर की नहीं हो सकती, हमें चाहिए उनसे, उनकी रियासत और उनके जो सोसाइटी है और पॉलिटिकल फोर्सेस है उनसे इंगेज करें। मोदी RSS के अलावा भी तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, सियासी कुव्वतें हैं, हमने इंगेजमेंट उनसे की नहीं। ठीक, वो हमें करनी चाहिए और कश्मीर कॉज को हम आगे लेके चलें स्ट्रांगली, बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि ये एक ना सिर्फ इंसानी हकूक़ का इशू है, हमारे लिए भी फर्स्ट डिफेंस लाइन है, ये ना भूलें आप। ठीक, मगरिब की तरफ चलते हैं। अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान का रवैया यही रहता है और दुनिया उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाते, तो आप नहीं समझते कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी बन जाएगा? वो इस शर्त में बनेगा अगर हम उनके तर्जुमानी करें। जो अफ़गानिस्तान में होना था वो हो गया, अब अफ़गान तालिबान अफ़गानी हैं, अफ़गान है। अब उनको अपने रहम करम में छोड़ें, हम ना कोशिश करें उनको उनकी तर्जुमानी करने में या हम उनके इंटरफेरेंस करने में। अब वक्त आ गया, लेट द अफ़गान्स डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। आपने देख लिया जो हालात हुए दोनों तरफ से, जिस तरह गनी की गवर्नमेंट कोलैप्स हुई। मुझे याद है जब साउथ वियतनाम की जंग हो रही थी, तो जब नॉर्थ वियतनाम और वियतकांग का हमला हुआ, 5 साउथ वियतनाम के जर्नलों ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि हम कम्युनिस्ट के साथ नहीं सरेंडर करेंगे। इधर तो कोई खुदकुशियाँ नहीं हुई, इधर तो लोग पैसे लेके भाग गए बाहर और सारा कुछ हुआ। तो ये जंग जो सारी अमेरिका ने चलाई थी, ये फ्रॉड बेसिस पर थी,
झूठ की बुनियाद पर थी। और ये उनकी वॉशिंगटन पेपर नहीं, अमेरिका को तो अपनी गलतियों की सज़ा मिल गई, अपनी सुबह की हो गई उसकी, लेकिन अब मसलन जो TTP का मसला है, इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं, वो हमें एंगेज करें और अपनी टर्म्स पर एंगेज करें। और वो टर्म्स वही हैं जो चाइना चाहता है, जो रशिया चाहता है, जो ईरान चाहता है, जो वसी एशिया चाहता है कि अफ़गान सरजमीन से कोई दहशतगर्दी ना इधर आए और वो हम एक्सेप्ट ना करें। और वो एक रेड लाइन है हमारे लिए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि TTP के मसले पे या जो बॉर्डर पे इस तरह के वाक़यात हुए, तो माजी में तो देखे करज़ई साहब को भी हमने यहाँ पे भेजा था, अशरफ गनी साहब के इलेक्शन पे भी हमने बिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए थे। करज़ई को हमने जिताया था 2004 के इलेक्शन में, आपको याद होगा जब अमेरिका उसको निकालना चाह रहा था हॉलब्रिक को, तो उन्होंने वो मुशर्रफ साहब के पास आया, बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब और उन लोगों को भी हमने यहाँ से इंस्टॉल किया था। लेकिन फिर आखिर बाद में जाके वो हमारे रवैये से हम नई गलतियां करें ना, माजी की गलतियां ना दोहराएं ना हम। अब हम समझते हैं अफगानिस्तान को अपने पुराने हाल में छोड़ दें, हम अफगानिस्तान के अवाम को जो ये कहत का ख़तरा है, जो क्राइसिस है ह्यूमैनिटेरियन, उसमें मदद करें। लेकिन सियासी तौर पर मेरे ख्याल में हम उनका फैसला नहीं, लेकिन वो अगर आके आपके बाढ़ को उखाड़ के ले जाते हैं और TTP के मामले पे डिलीवर नहीं करते, तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाएंगे उनके साथ? कॉन्फ्लिक्ट नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और तालिबान का भी उस तरह मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। आप ये ना भूलें कि तालिबान को बड़ा सीरियस रेजिस्टेंस आ रही है उनके अपने दाइश से, और 10,000 फॉरेन टेररिस्ट हैं जिसमें TTP भी शामिल है। तो वो मेरे ख्याल में जो बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह स्वीप किया है JUI ने, तो आपको नहीं लगता कि तालिबानाइजेशन पाकिस्तान की तरफ भी आएगी? मेरे ख्याल में JUI एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हो सकता है कि आइंदा मौलाना फजलुर रहमान एक कंसेंसस से प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के। हाँ, वो कहेंगे कि ये इज़ अ फ्रेंडली फंडामेंटलिस्ट और वो हर एक से डील करते हैं। अमेरिकन भी उनको जानते हैं, सऊदीज़ भी जानते हैं, ईरान भी जानता है, चाइना उनको पसंद करता है। तो ये और कंसेंसस नून और PPP नहीं होगा तो वो मौलाना साहब आ सकते हैं, तो ऐसी कोई बात। अच्छा, आलमी सतह पे कमिंग ईयर है, इसमें खारजा फ्रंट पे ये जो चीन के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जंग सिर्फ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे होगी या कि नहीं, इसमें शिद्दत भी आ सकती है? मेरे ख्याल शिद्दत नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका ये सोवियत यूनियन नहीं है चाइना, और अमेरिका वो मजबूत नहीं जो 30-40 साल पहले था। ये इकोनॉमिक फ्रंट पर होगी थोड़ी बहुती, ज़्यादा सफारती और ज़्यादा मीडिया के ऊपर। अभी मैं वाशिंगटन गया था तो उन्होंने नया कानून पास किया है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन एक्ट, और उसके तहत उन्होंने कहा है कि हर साल $300 मिलियन अमेरिका फंड देगा काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस फंड, जो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होगा। कुछ पैसे इधर भी आएंगे मेरे ख्याल में, आप देखेंगे प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हो जाएगा और सारा कुछ होगा, तो उसकी हम करें। हमने फैसला बड़ा क्लियर है, चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका हमारा टेक्टिकल पार्टनर है। अच्छा, अमेरिका इस वक्त, लेकिन हमें तो देखें कोई घास नहीं डाल रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा बाइडन। मोईद यूसुफ साहब को एक मरतबा हमने जिनेवा, दूसरी तरफ फिर अमेरिका जरगा के तौर पे भेजा, वो अफ़गानिस्तान के सिवा कोई इंगेजमेंट नहीं चाहता। इस साल में आपको क्या लगता है हमारी और अमेरिका की दोबारा कोई दोस्ती का रास्ता निकल सकेगा? अमेरिका दोस्ती नहीं, एंगेजमेंट का होगा। हमें अब अमेरिका की रिलेशनशिप मैनेज करनी है। देखें अमेरिका के लिए अब अमेरिका को क्या ज़रूरत है हमारी, किस लिए एंगेज? आप ये देखें ना, खित्ते को देखें, अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान ख़त्म, ईरान ख़त्म, चाइना भी नहीं, पर्सोना नॉन ग्रेटा, रशिया भी नहीं, सेंट्रल एशिया के रियासतें, पुतिन ने कह दिया है कोई रास्ता नहीं दे रहा अमेरिका के किसी हवाले से। अर्दोगान साहब भी उनसे दूर हो गए हैं, रूस से असला ले रहे हैं, और सऊदी अरेबिया भी उनसे दूरी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है इस खत्ते में जो अमेरिका से भी बात कर सकता है, चीन से भी कर सकता है, तालिबान से भी कर सकता है, ईरान सऊदी अरेबिया से तल्लुकात भी अच्छे हैं और रूस के साथ भी ठीक ठाक हैं। तो हमारा रोल तो बहुत क्रूशल है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी नहीं कि इनमें से कोई भी पूरी तरह पाकिस्तान पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहा। चीन नहीं कर रहा है कि यार आपने सब कुछ IMF के हवाले कर दिया है, अमेरिका नहीं कर रहा है कि आप चीन के करीब है, सऊदी नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने उनको कह दिया नो टू द डेमोक्रेटिक समिट, सबसे पहले बयान तो चाइना का आया। चाइना कर रहा है, टर्की कर रहा है, और सऊदी अरेबिया को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे ऑप्शन है। और ईरान की नई सदर आए हैं और वस्ती एशिया की रियासतें हैं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब।